डिस्प्यूट्स थे हाईवे अथॉरिटी के साथ, और इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जो पब्लिक फंड्स थे सरकारी बजट के माध्यम से हमने खूब डाले, और पिछले 2 वर्षों में हाईवे सेक्टर एक बहुत बड़े तरीके से रिवाइव हुआ है। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके जो एनपीएस हैं, वो भी अब बेहतर स्थिति में आने की उनकी संभावना बन रही है। चीनी का दाम दुनिया के बाजार में 18 रुपए किलो हो गया था, इसलिए भारत की चीनी मिलों के ऊपर एक असर था, आज थोड़ा बढ़ा है, और उससे शुगर सेक्टर के अंदर भी थोड़ी राहत मिली है। उनके जो एनपीएस हैं वो धीरे धीरे करेक्ट होने शुरू होंगे। इसी प्रकार से जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बिजली की, डिस्कॉम्स, उसके संबंध में उदय योजना हम लोग लाए हैं। तो इसलिए एनपीए की स्थिति को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, और आने वाले महीनों में जो प्रोविजनिंग करके एनपीए कागज पर बड़े दिखते हैं, धीरे धीरे फिर वो जब पूरे, एक तो सरकार की नीति है, आरबीआई की ने भी ये नीति बनाई कि एनपीए छुपाने से एनपीए की समस्या का हल नहीं होगा, ईमानदारी से वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्टेड हो और फिर उस समस्या को हल करने का प्रयास करें, कैपिटलाइजेशन करके, बैंक्स को प्रोफेशनलाइज करके, और जो सेक्टोरल तकलीफ है उनका एक प्रकार से हल ढूंढने से। अध्यक्ष जी, कल चर्चा के दौरान, क्योंकि राजस्व का प्रश्न है तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर कई प्रश्न आए थे। पिछले 2 वर्ष जो कि विश्व में मंदी के वर्ष हैं, सन 14-15 में जो टोटल हमारा रेवेन्यू था वो 9.4% इंक्रीज हुआ, और पिछले वर्ष तो लगभग 17% बढ़ा। और इस 17% बढ़ने से पहली बार इस देश में जो हम बजट एस्टिमेट्स देते हैं, उस दिन तो हम कह देते हैं कि फलां क्षेत्र में इतना खर्चा होगा, लेकिन आखिरी 3-4 महीनों में उसको काटना शुरू कर देते हैं। पिछला वर्ष पहला वर्ष यह है जबकि जो वास्तविक खर्चा हुआ है वो बजट एस्टिमेट से ज्यादा है, कटा नहीं है। वेयर वी एक्सीडेड द बजट एस्टिमेट्स। और इस साल भी इस बढ़ते हुए राजस्व की वजह से विकास कार्यों में जो सरकारी योजनाओं में पैसा जाना है वो रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर हम लोग डाल रहे हैं। सरकार की टैक्सेशन नीति के पीछे जो उद्देश्य रहते हैं उसमें एक स्वाभाविक उद्देश्य यह है कि जो मेक इन इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है वो अपने आप में पूरा हो, और इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बार बार हम कुछ चेंजेस लाते हैं। उस चेंजेस में जो कस्टम ड्यूटी में हम लोग एग्जेम्पशन दे देते थे कुछ क्षेत्रों में, काउंटरवेलिंग ड्यूटी में हम लोग दे देते थे, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिसएडवांटेज पे रह जाती थी, उसको अपने बजट प्रोविजंस में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम लोग रैशनलाइज करने का प्रयास करते हैं। एक उद्देश्य रहता है कि देश में रोजगार बढ़े, और रोजगार बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों में हम लोग प्रयास कर सकते हैं, जैसे हाउसिंग सेक्टर में इस बार बहुत हम लोगों ने रिबेट दी, रॉयल्टी के ऊपर टैक्स था 25% से 10% कर दिया, स्टार्टअप क्षेत्र में हम लोगों ने एक राहत देने की कोशिश की, और धीरे धीरे कॉर्पोरेट टैक्स को भी रैशनलाइज करके ग्लोबली कंपेटिटिव इकोनॉमीज जो हैं उसके स्तर के ऊपर लाना, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। एक विषय बार बार आता है कि कई बार टैक्स विभाग और उसकी छवि ऐसी रहती है जैसे बहुत लोगों को परेशान करता है, इसलिए टैक्स विभाग का और आम जनता का, टैक्स पेयर का आपस में एक दूसरे से इंटरैक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए, सबसे कम हो जाए, ये एक हमारा प्रयास रहता है। जो डिस्प्यूट्स हैं वो अधिक से अधिक कम हो जाएं, ये एक प्रयास रहता है। इस वर्ष 94% जो पिछला वर्ष जो गया, जो टैक्स रिटर्न्स गई हैं
उनका केवल वो ईमेल के माध्यम से जाती है और 94% का असेसमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है और 4 करोड़ 14 लाख रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से असेस होकर लोगों तक पहुंच जाते हैं। एक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जैसे पहले टैक्स रिफंड्स लेकर व्यक्ति घर आते थे और फिर विचित्र प्रकार की शिकायतें मिलती थी। पिछले वर्ष 2 करोड़ 10 लाख रिफंड इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट हुए हैं और जिससे इंटरैक्शन एकदम धीरे धीरे समाप्त हो जाए और इसमें छोटा अमाउंट नहीं 1,22,000 करोड़ के करीब इलेक्ट्रॉनिकली कर उनको सूचना देकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 24 या 48 घंटे में एसएससी तक पहुंच जाता है। विभाग की ओर से जो अपील्स हम लोग दायर करते हैं और जिससे लिटिगेशन बढ़ती है, एक टारगेट है कि उनको आधा कर दिया जाए और पिछले वर्ष आईटीएटी के सामने, सी स्टैट के सामने, हाईकोर्ट के सामने हमने एक बड़ी मात्रा में, जो मैं बड़ी मात्रा कह रहा हूं, आईटीएटी के सामने 5,543 अपील्स, सी स्टैट में 5,261, हाईकोर्ट में 5,700, ये हमने वापस लेने का निर्णय कर लिया क्योंकि अननेसेसरी लिटिगेशन विभाग करे इसका भी कोई उद्देश्य नहीं रहता। एक प्रश्न पूछा गया और दादा सौगत राव जी ने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर को आप किस प्रकार से रिलीफ देते हैं, क्या रिलीफ दिया। दूसरा प्रश्न यह आया, मौली साहब ने भी उठाया कि आर टैक्स जीडीपी रेशियो इज स्टिल अ मैटर ऑफ वरी, इट इज इनएडिक्वेट। The third question is, how do we increase the tax base? Now you have to address all three questions. If you keep raising the exemption limit, you reduce the tax base. So there is a apparent contradiction also in the points which were raised. How do we do the balancing act? इस सरकार के तीनों बजट्स जो अभी तक आए हैं, हमारा प्रयास रहता है कि छोटे टैक्स पेयर के हाथ में अधिक से अधिक पैसा रहे ताकि वो अधिक से अधिक का व्यय कर पाए और उसको खर्चने से भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। पहली बार हम लोगों ने जो एटीसी की एग्जेम्पशन लिमिट थी इन्वेस्टमेंट्स की, वो 1 लाख से 1.5 लाख कर दी ताकि जितनी बचत करोगे उतना टैक्स कम देना पड़ेगा और वो जो बचत होती है वो देश के विकास में लगती है। उसके बाद मैंने ये कहा कि क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि इस देश को धीरे धीरे हमें पेंशन्ड सोसाइटी बनाना है, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी। जो नेशनल पेंशन स्कीम में देगा उसको 50,000 रुपए और की छूट मिल जाएगी। तो ये केवल छोटे मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर्स के लिए था। जो हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा वो 1 लाख की छूट थी, उसको 1.5 लाख का कर दिया। इस बार मैंने कहा कि अगर पहला घर बना रहे हो तो 50,000 और की छूट दे देंगे। इस साल जो किराए के घरों में रहते हैं उनको 60,000 रुपए साल तक की किराए की छूट दे दी। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि टैक्स बेस बरकरार रहे और छोटे टैक्स पेयर को उसकी सहायता मिलती रहे। और इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, जो हमने प्रिजम्पटिव इनकम का इस साल के बजट में एक प्रकार से नया अध्याय बढ़ाया है। इस देश में जितने प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, बड़ी मात्रा में हैं। एक शिकायत यह भी रहती है कि लोग पूरा टैक्स भरते हैं, नहीं भरते, किताबें मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो हमने कहा जिसकी 50 लाख तक सालाना इनकम है, यानी 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, 2.5 लाख से लेकर 50 लाख तक छोटे मध्यम वर्ग। और उसमें मुझे लगता है कि कुछ चंद 2-3% छोड़ के सारे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। उनको कोई किताब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल 1 पेज की रिटर्न फाइल कीजिए, अपनी इनकम डिक्लेयर कीजिए,
और जितनी भी आपकी आमदनी हुई है उसका 50% आपका टैक्स माना जाए, इनकम मानी जाएगी, 50% आपका खर्चा माना जाएगा। इट्स ए प्रिजम्पटिव इनकम। तो इससे लाखों की संख्या में प्रोफेशनल्स को केवल सरलता ही नहीं आती, डिस्प्यूट भी कम होता है, भ्रष्टाचार की टैक्स विभाग में संभावना भी कम होती है, और उस वर्ग के हाथ में और आमदनी आ जाती है खर्च करने के लिए। इसी प्रकार से जितने देश के कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटी वर्कशॉप चलाने वाले हैं, जिनकी 2 करोड़ तक की सालाना टर्नओवर है, और 2 करोड़ की टर्नओवर में लगभग हर एक ट्रेडर शॉपकीपर बड़ी मात्रा में आता है, यही सुविधा उसको दे दी कि कोई किताब मेंटेन करने की जरूरत नहीं, सादी 1 पेज की रिटर्न फाइल कीजिए, आपकी 8% इनकम को, रिटर्न को 8% को प्रिज्यूम्ड इनकम माना जाएगा। उसमें जो आपको स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलता है, एटीसी वगैरह का, वो लीजिए, जितना टैक्स आता है उसको भरिए। तो लगभग जितने भी, जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज की रिटर्न सरल होती है, प्रोफेशनल्स की, छोटे मध्यम वर्गीय ट्रेडर्स की, इन सब को इस प्रकार से जो रिलीफ देना कि उनके हाथ में एक प्रकार से आमदनी आ जाए, दीज आर ऑल रिलीफ्स टू द स्मॉल एंड द मिडिल लेवल टैक्स पेयर, बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव इटसेल्फ। एक प्रश्न उठा कि ब्लैक मनी के संबंध में आपकी क्या नीति है, क्यों सरकार कदम नहीं उठा रही है? और मोहल्ली साहब ने तो कहा कि हम लोगों की सरकार थी तो एक बार वित्त मंत्री आपके थे, उस वक्त सरकार आपकी नहीं थी, सरकार यूनाइटेड फ्रंट की थी। 97 इज द ईयर कि हम लोग एक स्कीम लाए थे जिसमें 33,000 करोड़ ब्लैक मनी आ गई, आपकी बहुत कमाई। अध्यक्ष जी, पहली बार हम लोग कानून लेकर आए कि विदेशों में जो पैसा है, जिस किसी का कोई एसेट है, आप डिक्लेयर कीजिए। एचएसबीसी के अकाउंट्स में 6,500 करोड़ असेस हुआ, लिंचनस्टाइन के अकाउंट्स में हुआ, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशंस फाइल हुए। ब्लैक मनी कानून के तहत बहुत संख्या में लोगों ने डिक्लेरेशंस दिए, उसमें टैक्स आया, 4-4,500 करोड़ रुपया उसमें डिस्क्लोज किया गया। उसके अतिरिक्त भी पिछले वर्ष में हमने असेसमेंट्स के माध्यम से 71,000 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फर्दर ब्लैक मनी नॉर्मल प्रोसीजर्स में अनर्थ की है। पनामा में भी जो केस आए हैं, हर व्यक्ति जिसका नाम आया है नोटिस जा चुका है, उनसे जवाब मांगा गया है कि बताइए किस वजह से आपका ये एसेट बाहर था, अब किसके पास आरबीआई की परमिशन थी, किसकी टैक्स रिटर्न में है कि नहीं है, वो सब वेरीफाई होगा, और जिस जिसका गैर कानूनी माना जाएगा, अब तो जो कानून हमने पारित किया था उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें हम लोग समझ लें कि केवल आंकड़ा देने से तुलना नहीं होती। यूपीए, as Congress party in the 80s brought the bearer bond scheme, which was challenged and which is called the black bonds. The total amount that you could unearth, उसमें यह था कि जिस आदमी, जो व्यक्ति 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो अपने कैश पैसे से 10,000 का बॉन्ड खरीद ले, 10 के उसको इतने वर्ष बाद 12,000 मिल जाएंगे, और वो 12,000 एकदम लेजिटिमेट वाइट हो जाएंगे। हाउ मच वॉज द सक्सेस? 964 करोड़। What happened in 1997 when the United Front supported by the Congress was in power? That's the scheme which Mr. Moily referred to. You came out with, or they came out with, the most ill-advised VDIS voluntary disclosure scheme. And I'll tell you why it was most ill-advised. Declare your black money
and pay 30% tax. It was an amnesty scheme. And then you said, if you are declaring gold and jewelry in 1997, that is why I called it ill-advised, value that gold and jewelry at the prices of 1987. Now 33,000 crores was declared, about 9,700 crores of tax was paid. और उसकी विशेषता क्या हुई? सिस्टम में कोई पैसा नहीं आया. No new money came into the system. No cash came into the system. Most of the declarants were women and minors. This is not the way. Honorable Madam, as we मुझ पर चिल्लाने से पानी आएगा. बैठिए. Yes, शुक्रिया. Honorable